कभी सोचा है कि हमारी ये जो धरती है अरबों साल पुरानी, तो इंसानों के आने से बहुत बहुत पहले यहाँ कैसा नजारा रहा होगा? एक बिल्कुल अलग दुनिया। हाँ, कौन थे वो जीव जो यहाँ घूमते थे, मतलब जिन्होंने यहाँ राज किया? बिल्कुल, हम डायनासोर की ही बात कर रहे हैं। जी हाँ, डायनासोर। आज हम उन्हीं की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। हमारे पास एक किताब है, डायनासोर की रहस्यमयी दुनिया, उत्पत्ति से अंत तक। अच्छा। और इसी के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जीव कैसे आए, कैसे जिए और फिर कैसे खत्म हो गए। एक रोमांचक सफर होने वाला है। हाँ, तो तैयार हो जाइए करोड़ों साल पीछे जाने के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये जो स्रोत है हमारे पास, डायनासोर की रहस्यमयी दुनिया, ये सिर्फ तथ्य नहीं गिनाता। अच्छा। हाँ, ये उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करता है कि आखिर ये इतने कामयाब कैसे हुए। तो शुरुआत करते हैं इनके उदय से। किताब बताती है कि कहानी शुरू होती है करीब 23 करोड़ साल पहले। कौन सा काल था वो? ट्रायसिक काल। हाँ, ट्रायसिक। उस समय पृथ्वी आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। छोटे छोटे रेप्टाइल्स थे, मतलब सरीसृप, वो घूम रहे थे। लेकिन स्रोत कहता है कि ये कोई धीमी प्रक्रिया नहीं थी। मतलब कुछ बड़े बदलाव हुए जिन्होंने इन सरीसृपों में से कुछ को तेजी से आगे बढ़ने का मौका दिया। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, स्रोत के हिसाब से ट्रायसिक काल के आखिर में ना कुछ बड़ी विलुप्ति की घटनाएं हुई। ओह। हाँ, जिन्होंने पहले से जो जीव समूह थे उनमें से कई को खत्म कर दिया। अब इसे ऐसे समझिए जैसे कोई दौड़ हो रही हो और अचानक कई धावक हट जाएं, तो पीछे वालों को जगह मिल जाती है आगे आने की। बिल्कुल ठीक यही हुआ डायनासोर के पूर्वजों के साथ। उन्हें वो खाली जगह मिली जिन्हें हम विकासवादी अवसर कहते हैं। मतलब प्रकृति में नए खिलाड़ियों के लिए जगह बन गई। अच्छा, और किताब ये भी बताती है कि उस समय की जो जलवायु थी, गर्म और नम। हाँ, फर्न और कॉनिफर्स वाले पेड़ पौधे थे शायद। जी हाँ, वो खूब फैले हुए थे। तो ये माहौल भी इन शुरुआती डायनासोरों के लिए एकदम सही साबित हुआ। उन्हें फैलने का, अलग अलग रूप लेने का एक अभूतपूर्व मौका मिला। और उन्होंने इस मौके का लगता है भरपूर फायदा उठाया, क्योंकि स्रोत में जो इनके आकार और विविधता का जिक्र है वो तो मतलब हैरान करने वाला है। हाँ। हम अक्सर सोचते हैं डायनासोर मतलब बहुत बड़े जीव, और हाँ थे भी, जैसे ब्रैकियोसॉरस। स्रोत में लिखा है कि शायद सिर्फ गर्दन ही 30 फीट लंबी थी। सोचिए जरा। हाँ, ताकि ऊंचे पेड़ों तक पहुंच सके। कल्पना कीजिए, एक 4 मंजिला इमारत जितना ऊंचा जानवर। अविश्वसनीय। लेकिन किताब ये भी याद दिलाती है कि सारे डायनासोर ऐसे भीमकाय नहीं थे। कॉम्पसोग्नोथस जैसे भी थे, मुर्गी जितने छोटे। हाँ बिल्कुल, शायद कीड़े मकोड़े खाते होंगे, है ना? बिल्कुल। और ये जो विविधता है ना, ये सिर्फ आकार तक ही नहीं थी। अच्छा। स्रोत बताता है कि वैज्ञानिक अब तक 700 से भी ज्यादा प्रजातियां पहचान चुके हैं और ये गिनती बढ़ती जा रही है। 700 से ज्यादा? अरे वाह। हाँ, हर नई खोज हमें कुछ नया बताती है कि डायनासोर ने कितने अलग अलग तरीकों से जीना सीख लिया था। और यही विविधता असल में उनकी सफलता का एक बड़ा कारण थी। उन्होंने लगभग हर तरह के जमीनी माहौल में अपनी जगह बना ली थी। कोई 2 पैरों पर चलता था, कोई 4 पर, कुछ झुंड में रहते थे, कुछ अकेले। स्रोत में वेलोसिरैप्टर का भी जिक्र है। फिल्मों में तो उन्हें काफी बड़ा दिखाते हैं। हाँ, वो थोड़ा बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। तो असल में कैसे थे? किताब के अनुसार असल में वो शायद टर्की जितने बड़े थे, लेकिन थे बहुत फुर्तीले और चालाक शिकारी। अच्छा। और उनके पैरों पर एक बड़ा मुड़ा हुआ पंजा होता था, शायद शिकार को फाड़ने के लिए। तो मतलब खतरा सिर्फ आकार में नहीं होता। सही कहा, बिल्कुल सही। और जब हम इस विविधता की बात करते हैं, 700 से ज्यादा प्रजातियां, तो हमें उनकी पारिस्थितिक भूमिकाओं को समझना होगा। पारिस्थितिक भूमिकाएं मतलब उस पूरे इकोसिस्टम में, उस पारिस्थितिकी तंत्र में उनका क्या काम था। सोचिए, पूरा सिस्टम इन्हीं पर टिका था एक तरह से। हाँ। विशाल शाकाहारी जानवर थे जो शायद जंगलों को नियंत्रित करते होंगे। फिर छोटे शाकाहारी थे जो अलग तरह के पौधे खाते होंगे। फिर उन्हें खाने वाले छोटे शिकारी, और फिर बड़े शिकारी जैसे टीरेक्स। हाँ बिल्कुल, जैसे टीरेक्स, जो शायद खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर थे। स्रोत में पेट्रोसॉर का भी जिक्र है, वो उड़ने वाले। हाँ, उड़ने वाले डायनासोर। यहाँ एक छोटा सा सुधार, लेखक सावधानी से बताते हैं कि तकनीकी रूप से पेट्रोसॉर डायनासोर नहीं थे। ओह अच्छा। जी, वो उनके करीबी रिश्तेदार थे, अलग सरीसृप थे जिन्होंने उड़ने की क्षमता विकसित कर ली थी। ये छोटी छोटी बातें उस युग की जटिलता दिखाती हैं। ये तो दिलचस्प है। अच्छा, खाने पीने की बात करें, स्रोत इसे कैसे समझाता है? हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्रोत कहता है कि मुख्य रूप से 2 समूह थे। एक तो शाकाहारी, हर्बिवोर, जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते थे। जी। उदाहरण के लिए ट्राइसेराटॉप्स, वो 3 सींग वाला,
गर्दन के पीछे वो बड़ी सी हड्डी की झालर। हाँ, जाना माना चेहरा है डायनासोर की दुनिया का। स्रोत बताता है कि उनका थूथन जो था वो तोते की चोंच जैसा था, शायद सख्त पौधों को काटने के लिए। संभव है। और गालों में दांतों की कतारें थी जिनसे वो खूब चबाते होंगे। अच्छा। और आप कल्पना कर सकते हैं कि ट्राइसेराटॉप्स जैसे शाकाहारियों के बड़े बड़े झुंड मैदानों में घूमते होंगे, जैसे आज अफ्रीका में वाइल्ड बीस्ट या जेब्रा घूमते हैं। हाँ बिल्कुल। और उनका वो आकार और सींग, वो उन्हें शिकारियों से बचाने में मदद करते होंगे। यकीनन। ये दिखाता है कि उस समय भी बचाव और शिकार की रणनीतियां थी, सब कुछ विकसित हो रहा था। और फिर दूसरी तरफ थे वो मांसाहारी, कार्निवोर, हंखार शिकारी। और यहाँ एक नाम है जो शायद सबसे मशहूर है, टायरेनोसोरस रेक्स, टी-रेक्स। हाँ, डायनासोर का बादशाह। स्रोत तो इसे सिर्फ बड़ा शिकारी नहीं कहता, बल्कि कहता है अपने समय का सबसे कुशल और शक्तिशाली जमीनी शिकारी। किताब में इसके दांतों का जिक्र है, केले जितने बड़े और किनारे आरी जैसे। सोचिए, हड्डियों को भी कुचल सकते थे वो दांत। बाप रे। स्रोत ये भी अंदाजा लगाता है कि इनकी सूंघने की शक्ति गजब की तेज थी, दूर से ही शिकार या लाश का पता लगा लेते होंगे। हाँ, टी-रेक्स जैसे जो शीर्ष शिकारी थे वो इकोसिस्टम में एक संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी थे। अच्छा, कैसे? देखिए, अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो ये जो आहार की विविधता थी, हाँ। बड़े शाकाहारी, छोटे शाकाहारी, अलग अलग तरह के शिकारी, ये उस समय के एक स्वस्थ और जटिल इकोसिस्टम को दिखाती हैं। और स्रोत ये भी इशारा करता है कि शायद टी-रेक्स सिर्फ शिकार ही नहीं करता था, हो सकता है मौका मिलने पर मुर्दा जानवर भी खाता हो, मतलब स्कैवेंजिंग करता हो, जैसे आज के कई बड़े शिकारी करते हैं। बिल्कुल। ये शिकारी शिकार की जो गतिशीलता होती थी उसका अहम हिस्सा था। ये सब, हर जीव की अपनी एक भूमिका थी। अच्छा, तो ये सब जानकर, मतलब उनकी विविधता, उनके किरदार, ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है कि हम ये सब जानते कैसे हैं। हाँ, ये एक बुनियादी सवाल है। करोड़ों साल पहले की बातें हैं, इंसान तो थे ही नहीं। यहीं पर जीवाश्म यानी फॉसिल्स काम आते हैं। जीवाश्म, फॉसिल्स, हाँ। स्रोत इन्हीं की भूमिका पर जोर देता है। ये एक तरह से अतीत की खिड़कियां है ना? बिल्कुल, अतीत में झांकने का एकमात्र सीधा तरीका। और किताब बताती है कि ये सिर्फ हड्डियां नहीं होती। अच्छा, और क्या क्या मिलता है? हमें डायनासोर के पैरों के निशान मिलते हैं जो पत्थर बन गए हैं। पैरों के निशान? उनसे क्या पता चलता है? उनसे उनके चलने का तरीका पता चलता है, उनकी रफ्तार का अंदाजा लगता है, यहाँ तक कि ये भी पता चलता है कि वो झुंड में चलते थे या अकेले। अरे वाह। हमें उनके अंडे मिलते हैं, कभी कभी तो अंडों के अंदर भ्रूण के जीवाश्म भी मिल जाते हैं। कमाल है। और हाँ, उनके दांत वो अक्सर टूट जाते थे खाते या शिकार करते समय, और फिर जीवाश्म बन गए। तो ये सब सबूत के टुकड़े हैं। बिल्कुल। और जीवाश्म विज्ञान यानी पैलेंटोलॉजी एक तरह की जासूसी ही है। वैज्ञानिक इन बिखरे हुए सुरागों को जोड़ते हैं। कैसे? मतलब हड्डियों से क्या पता चलता है? हड्डियों की बनावट देखकर अंदाजा लगाते हैं कि मांसपेशियां कहाँ जुड़ी होंगी। इससे उनके चलने फिरने का तरीका पता चलता है। खोपड़ी की संरचना से आंखों और दिमाग के आकार का अंदाजा लगता है। हड्डियों पर मिले दांतों के निशान बता सकते हैं कि कौन किसका शिकार करता था। स्रोत में शायद एक किस्सा भी है ऐसा। हाँ, एक बहुत मशहूर जीवाश्म है जिसमें एक वेलोसिरैप्टर और एक प्रोटोसेराटॉप्स लड़ते हुए एक साथ ही दफन हो गए। लड़ते हुए? जी हाँ, ये तो सीधा सबूत है उनके व्यवहार का। जी हाँ, एकदम सीधा सबूत। वाह, ये तो सच में किसी टाइम मशीन जैसा है। और स्रोत ये भी बताता है कि अब तो तकनीक भी बहुत मदद कर रही है। हाँ बिल्कुल, अब जैसे सीटी स्कैन वगैरह हैं। अच्छा, मेडिकल वाले। हाँ, उन्हीं तकनीकों से जीवाश्म हड्डियों के अंदरूनी हिस्सों को देखा जा सकता है, बिना उन्हें तोड़े या नुकसान पहुंचाए। तो उससे क्या पता चलता है? उससे उनके दिमाग की बनावट या अंदरूनी कान की बनावट, जिससे उनके संतुलन या सुनने की क्षमता के बारे में पता चलता है। तो मतलब ये कहानी लगातार खुल रही है, नई जानकारी आती जा रही है। बिल्कुल, हर नई खोज, हर नई तकनीक हमारी समझ को और बेहतर बनाती है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जीवाश्म हमें सिर्फ ये नहीं बताते कि डायनासोर कैसे दिखते थे या क्या खाते थे, बल्कि और भी कुछ। हाँ, वे हमें उस समय के पूरे पर्यावरण के बारे में बताते हैं। कौन से पौधे उगते थे, जलवायु कैसी थी, समुद्र का स्तर क्या था। ये अतीत की एक पूरी दुनिया का पुनर्निर्माण है। लेकिन फिर इस शानदार युग का अंत कैसे हो गया? मतलब डायनासोर ने लगभग 16 करोड़ साल तक राज किया। हाँ, इंसानों के अब तक के अस्तित्व से कहीं ज्यादा लंबा समय। तो फिर क्या हुआ? स्रोत इस अंत को एक बहुत बड़ी नाटकीय घटना से जोड़ता है। जी, महाविनाश, मास एक्सटिंक्शन। हाँ, महाविनाश।
लगभग 6.6 करोड़ साल पहले। किताब कहती है कि सबसे मजबूत सिद्धांत है एक बहुत बड़े क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड का टकराना। अनुमान है कि वो एक शहर जितना बड़ा था और बहुत तेज रफ्तार से आकर आज के मेक्सिको के पास युकातान प्रायद्वीप में टकराया। हाँ, और उस टक्कर के जो परिणाम हुए वो विनाशकारी थे। स्रोत बताता है कि टक्कर से फौरन भयानक भूकंप आए होंगे, विशाल सुनामी उठी होंगी। और वो धूल और मलबा, टक्कर की जगह से अरबों टन धूल, पत्थर, सल्फर सब वायुमंडल में फैल गया। एक घना पर्दा बन गया जिसने सूरज की रोशनी रोक दी। बिल्कुल, महीनों तक, शायद सालों तक सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाई। इसे इम्पैक्ट विंटर कहते हैं। इम्पैक्ट विंटर। और इसके नतीजे क्या हुए होंगे? सोचिए, सूरज की रोशनी नहीं तो पौधे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाए, वो मरने लगे। और अगर पौधे मरे तो पूरी खाद्य श्रृंखला ढह गई। सही कहा। पहले शाकाहारी डायनासोर भूखे मरने लगे और फिर उन्हें खाने वाले मांसाहारी डायनासोर। कितना भयावह मंजर रहा होगा। स्रोत इसे ऐसे ही बताता है, एक ठंडी अंधेरी दुनिया। हाँ, जहां भोजन की कमी ने धीरे धीरे ज्यादातर जीवन को खत्म कर दिया। और ये सिर्फ डायनासोर का अंत नहीं था। पृथ्वी के लगभग 75% जीव जंतु उस महाविनाश में खत्म हो गए। 75%? जी। इस एस्टेरॉइड टक्कर वाले सिद्धांत के पक्ष में अब काफी वैज्ञानिक सबूत हैं। जैसे दुनिया भर में उस समय की चट्टानों में इरिडियम की एक पतली परत मिलती है। इरिडियम? हाँ, ये धातु पृथ्वी पर बहुत कम मिलती है, लेकिन एस्टेरॉइड्स में आम होती है। और मेक्सिको के पास वो चिक्सलूप क्रेटर है ही, जिसे उसी टक्कर का निशान माना जाता है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि पृथ्वी पर जीवन कितना नाजुक हो सकता है और बाहरी घटनाएं कैसे उसका रास्ता पूरी तरह बदल सकती हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। स्रोत एक बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ लेता है। हाँ। वो कहता है डायनासोर पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुए। हाँ, ये शायद इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। ये कैसे मुमकिन है? देखिए, स्रोत बताता है कि डायनासोर का एक खास समूह था, छोटे पंखों वाले थेरोपोड डायनासोर। थेरोपोड, ये वही समूह है जिसमें टीरेक्स और वेलोसिरैप्टर थे। हाँ, वही समूह। लेकिन इसी समूह की एक शाखा छोटे आकार की थी और उनके शरीर पर पंख थे। पंख? जी, पंख। वैज्ञानिक मानते हैं कि यही जीव उस महाविनाश से किसी तरह बच निकले और धीरे धीरे विकसित होकर आज के पक्षियों में बदल गए। क्या? पक्षी मतलब जो कबूतर या गौरैया हम आज देखते हैं, वो डायनासोर के वंशज हैं? जी हाँ, वैज्ञानिक रूप से ये स्थापित तथ्य है। अरे! स्रोत इस बात पर काफी जोर देता है। ये सोचना ही कितना अजीब है। हाँ है तो। हमें जीवाश्मों में ऐसे डायनासोर मिले हैं जिनके पंख थे। उनकी हड्डियों की बनावट, पंखों की बनावट आधुनिक पक्षियों से काफी मिलती जुलती है। तो अगली बार जब कोई चिड़िया दिखे तो याद रखिए कि आप डायनासोर के ही एक जीवित आधुनिक रूप को देख रहे हैं। वाह! यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि आखिर डायनासोरों का यही वाला वंश क्यों बचा, बाकी सब क्यों खत्म हो गए? हाँ, ये तो बड़ा सवाल है। स्रोत कुछ संभावनाएं बताता है। शायद उनका छोटा आकार काम आया, या गर्म खून वाला होना, पंखों से शायद उन्हें ठंड से बचाव मिला हो, या फिर बीज और कीड़े खाने की उनकी क्षमता, जिससे पौधों के मरने के बाद भी उन्हें कुछ खाने को मिल गया। कई कारण हो सकते हैं। तो इस सारी जानकारी का निचोड़ क्या निकलता है? हमने देखा कि कैसे डायनासोर मामूली सरीसृपों से विकसित हुए पृथ्वी के सबसे ताकतवर जीव बने। जी। कैसे उन्होंने करोड़ों साल तक अलग अलग रूपों में अलग अलग जगहों पर राज किया। हमने समझा कि जीवाश्म उनकी कहानी कैसे बताते हैं। और फिर हमने उनके नाटकीय अंत के बारे में जाना और उनकी इस अनोखी विरासत के बारे में भी, मतलब पक्षी। हाँ। ये स्रोत, डायनासोर की रहस्यमयी दुनिया, वाकई हमें इन अद्भुत जीवों की एक जबरदस्त झलक देता है जो कभी हमारी ही धरती के मालिक थे। बिल्कुल। और ये हमें एक और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा करता है, जो स्रोत में उठाए गए विचारों से थोड़ा आगे जाता है। कैसा सवाल? जरा सोचिए, अगर वो एस्टेरॉइड 6.6 करोड़ साल पहले पृथ्वी से ना टकराया होता तो आज जीवन कैसा होता? क्या डायनासोर अब भी यहाँ होते? शायद। और अगर वो होते तो क्या हम स्तनधारियों को, मैमल्स को, जिनमें हम इंसान भी शामिल हैं, क्या हमें कभी वो मौका मिलता कि हम विकसित हों, विविधता लाएं और आखिरकार इस ग्रह पर हावी हो जाएं? जैसा कि डायनासोर के जाने के बाद हुआ। हाँ, ये सवाल हमें एहसास कराता है कि हमारा अपना अस्तित्व भी पृथ्वी के इस लंबे और कई बार आकस्मिक घटनाओं से भरे इतिहास का ही एक नतीजा है। भविष्य को समझने के लिए शायद हमें अतीत की इन गहराइयों को